हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है दल बदल निरोधक कानून क्या है? यह कानून कब से लागू हुई? दल बदल कानून किस परिस्थिति में लागू होता है? क्या मनोनीत सदस्यों पर यह कानून लागू होगा? क्या निर्दलीय सदस्यों पर यह कानून लागू होगा? क्या है कि हो तो हलोहान बनाम जाचिल्हू मामला 1992? आया राम गया राम कहावत क्या है और दल बदल विरोधी कानून से इसका क्या नाता है? ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही दल बदल से संबंधित क्या क्या प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक ताकि इस टॉपिक से एक भी प्रश्न न छूटे। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में घटे राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो दल बदल विरोधी कानून के प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई पड़ता है। जिस तरह अधिकतर राज्यों में गैर रूलिंग पार्टी द्वारा दल बदल करवाकर सरकारें अस्थिर की जाती रही है, उससे दल बदल कानून में बड़े बदलाव की जरूरत जान पड़ती है। कानून के जानकारों की मदद से इस कानून में कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि दल बदल कानून का दुरुपयोग न हो। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दल बदल निरोधक कानून है क्या। तो वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और उसी संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। और पारित करके क्या जोड़ा गया, उसमें संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है जो दल बदल निरोधक कानून से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया, तो वर्ष 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया, तो वर्ष 1985 में। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो वर्ष 1985 में। ऐसे क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और उनका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो आगे फिर हम लोग इसमें चलते हैं। इस कानून का मुख्य जो उद्देश्य था वो दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो पहले बहुत ही तेजी से चल रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य किन किन परिस्थितियों में घोषित किया जाता है, कब उसे हम दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत उसको हम रखेंगे। तो इसमें 3 परिस्थितियां आती हैं। ये कौन कौन सी परिस्थिति है? एक तो निर्वाचित सदस्य होने की स्थिति में क्या होगा, दूसरा है निर्दलीय सदस्य होने की स्थिति में क्या होगा, और तीसरा है मनोनीत सदस्य होने की स्थिति में क्या होगा। तीनों पर कैसे दल बदल विरोधी कानून लागू होगा वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं निर्वाचित सदस्य होने की स्थिति में क्या क्या होता है। उसमें भी 2-3 है टॉपिक, तो मैं देखता हूं। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी में वो शामिल है और उस पार्टी को वो छोड़ देता है, तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। मतलब वो पार्टी छोड़ता है तो उसे अपनी सदस्यता से भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा है तो वो अगर विधायक है या MP MLA जो भी है तो वहाँ से भी उसे छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है यदि किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, उसकी पार्टी जिधर वोट कर रही है अगर वह उधर वोट न करके उसके विपरीत में अगर वोट करता है तो भी उसे दल बदल के तहत उसे निष्कासित किया जा सकता है। तीसरा है यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, उसकी पार्टी पूरी वोटिंग कर रही है किसी भी बिल के लिए और वो अपने आप को वोटिंग से अलग रखता है, तब भी उस पर दल बदल कानून लागू होगा। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं कि अगर वह ऐसा करने की अनुमति पहले से ले रखी हो, अगर वो पार्टी को पहले बता दिया है कि उस दिन मैं वोटिंग में नहीं शामिल हो पाऊंगा किसी कारण से और पार्टी उसको मान लेती है, तो उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। या तो अगर वह बिना अनुमति के भी अगर वोटिंग नहीं करता है, अब 15 दिनों के अंदर अगर उसकी पार्टी उसको क्षमादान दे देता है तो उस पर भी दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। तो निर्वाचित सदस्य होने की स्थिति में ये 3 परिस्थितियां हैं जो आपको याद रखना है। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग क्वेश्चन पे भी आते हैं। पहले समझ लेते हैं कि अब निर्दलीय सदस्य होने की स्थिति में क्या होगा। पहले तीनों समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन बताता हूं। निर्दलीय सदस्य होने की स्थिति में क्या होगा, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। मतलब जो निर्दलीय सदस्य है उसे किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है, अगर वो पार्टी को ज्वाइन करेगा तो दल बदल के तहत उसको निष्कासित किया जा सकता है। तीसरा है मनोनीत सदस्य होने की स्थिति में। मनोनीत सदस्य में क्या होगा, यदि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा और उसे भी निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन अगर मनोनीत कोई होता है और 6 महीना से पहले ही अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, दल बदल कानून से संबंधित निम्न दो कथनों पर विचार करें। दो कथन दे दिया है। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा कथन है, यदि कोई निर्वाचित सदस्य वोट देता है या ऐसे सदन में मतदान करने से परहेज करता है जो उसके राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी दिशा के विपरीत है या कोई भी पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसा करने के लिए अधिकृत है। अब दोनों कथनों में बताइए कि दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू होगा, एक पर होगा या दो पर होगा या दोनों में होगा। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि दोनों स्थिति में उस पर दल बदल जो विरोधी कानून है वो दोनों स्थिति में लागू होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा, एक एवं दो दोनों। अब हम लोग देखते हैं कि अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो जो अगर वो दल बदल विरोधी कानून लागू होता है तो कौन डिसाइड करेगा कि इस पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो रहा है कि नहीं। तो इसका जो अयोग्य घोषित करने का शक्ति है वो पूरा पूरी अध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि यह दल बदल के तहत इसको निष्कासित किया जा सकता है या नहीं, इस पर लागू होगा या नहीं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। लेकिन अपवाद से पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता के सवाल पर अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी कौन है, अथॉरिटी कौन है, फाइनल अथॉरिटी। अध्यक्ष, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, मैंने तीनों इसलिए लिखा है कि अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का अध्यक्ष लेगा, या लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, या विधानसभा का अध्यक्ष लेगा, या राष्ट्रपति या राज्यपाल, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए होगा कि इसका जो फाइनल जो निर्णय है अयोग्य घोषित करने की जो शक्ति है वो अध्यक्ष के पास है। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वहाँ का अध्यक्ष या सभापति जो भी बोलते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। अब क्या अपवाद है वो हम लोग देखते हैं कि अयोग्य घोषित करने की शक्ति में कुछ अपवाद क्या है। अपवाद यह है कि यदि कोई दल है वो 2/3 बहुमत के साथ किसी दूसरे दल में चला जाता है तो सभी उम्मीदवारों पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा 2/3 के साथ में जा रहा है। और ये जो 2/3 है ये याद रखना है कि 2/3 कब से है, तो 2003 से है। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके बाद 2/3 किया गया था। उसके पहले क्या प्रावधान था, उसके पहले 1/3 लोग ही पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जा सकते थे, तो उस पर भी दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता था। लेकिन 2003 में जब संविधान संशोधन किया गया 91वां, तब क्या किया गया कि तब से कर दिया गया अगर 2/3 पार्टी के जो सदस्य हैं वो अगर छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और साथ ही इसके अलावा सदन का जो अध्यक्ष है उस पर भी दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, उसको भी छूट प्राप्त है। सदन का अध्यक्ष को ऐसे भी माना जाता है कि वो किसी पार्टी का पक्षपात नहीं करता है, हालांकि वो भी किसी का पार्टी का होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपवाद है उसके अनुसार वो जो किसी भी सदन का अध्यक्ष है उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर जो 91वां संविधान संशोधन की बात हम कर रहे हैं तो वो दल बदल के अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था वो क्या है, एक नज़र उस पर हम लोग मार लेते हैं। तो जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उससी के तहत यह हुआ था कि अब कोई भी राज्य में या फिर केंद्र में मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो मंत्रियों की कुल संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब जितने भी उसके सदस्य, अगर विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 15% ही मंत्री बन सकते हैं। लेकिन साथ में यह भी अगर जो छोटा राज्य है वहाँ पर कम से कम 12 मंत्री बन सकते हैं, 12 लोग, क्योंकि वहाँ संख्या ही मान लो 20 है तो फिर वो 15% तो बहुत कम हो जाता है, इसलिए वहाँ कम से कम 12 रखा जा सकता है। मतलब 15% से अधिक नहीं होगा और 12 से कम नहीं होगा। साथ ही इसमें यह भी नियम लागू किया कि अगर किसी भी सदस्य पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाता है और वह सदस्यता उसको गंवानी पड़ती है तो वह तब तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वह किसी पार्टी से या जीत कर ना आए। जब तक वह चुनाव जीत कर नहीं आएगा तब तक उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। आपने देखा होगा कि अभी मंत्री बनाने का रूल है कि किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है और उसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होता है। लेकिन जब किसी भी सदस्य पर अगर दल बदल विरोधी कानून लागू हो चुका है तो उसको ऐसे स्थिति में मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अगर वह चुनाव पहले जीत कर आएगा तभी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। और किसी भी राजनीतिक पद के लिए लाभ के भी किसी पद पे वो नहीं बनाया जा सकता, लाभ का पद उसको नहीं दिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इस कानून की जरूरत आखिर क्यों पड़ी।
आप सबको पता है कि शुरू से ही पूरे देश में अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही है। तो 1967 में क्या हुआ था कि केंद्र में तो सरकार कांग्रेस की बन गई, लेकिन 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई तो वहाँ छोटे छोटे जो राजनीतिक पार्टी हैं, लोकल क्षेत्रीय पार्टी, उनकी सरकार बनी। तो जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो दल बदल रहे थे, अपने स्वार्थ हेतु उसी पार्टी में शामिल हो रहे थे कि जिसकी सरकार बन रही है। यहाँ तक ये हो गया कि वहाँ हरियाणा का एक विधायक था गया लाल, जो 15 दिन में 3 बार पार्टी बदल लिए, दल बदल लिए 15 दिन में 3 बार। और उसी से वहाँ पे एक कहावत भी प्रचलित हुआ, आया राम गया राम, जो काफ़ी प्रचलित है, आया राम गया राम। और भारतीय राजनीति में भी ये कहावत प्रचलित है, आया राम गया राम। तो ये किस लिए फेमस है कि एक गया लाल जो हरियाणा का विधायक था वो 15 दिन में 3 बार पार्टी बदल लिए थे, कभी इधर आते थे कभी उधर जाते थे। तो यहाँ से एक कहावत प्रचलित आया राम गया राम। और ऐसे में क्या हो रहा था कि पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही थी। तब यहाँ पे उन सभी के दिमाग में आया कि क्यों नहीं एक कानून बनाया जाए, दल बदल विरोधी कानून। तो तत्कालीन उस समय राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में, जब दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। अभी हमने देखा कि 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदल विरोधी कानून लाया गया। तो उस समय किसकी सरकार थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्कालीन सरकार कौन सी थी उस समय। तो राजीव गांधी की सरकार थी। इसके तहत क्या किया गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 101, 102, 190 एवं 191 में संशोधन किया गया था। जो संविधान संशोधन हुआ था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो उसमें ये सारे अनुच्छेद को में संशोधन किया गया। 10वीं अनुसूची में सिर्फ अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2 ही संबंध है। अब हम लोग थोड़ा इस पर आलोचनात्मक चर्चा कर लेते हैं कि इसमें इस कानून की आलोचना किस स्तर पर होती है और कैसे इस कानून की आलोचना हो रही है। इस कानून में सबसे बड़ा आलोचना का जो कारण है वह यह है कि जो निर्णय लेने की पूरी तरह जो शक्ति है, अंतिम निर्णय लेने का, वह सदन के अध्यक्ष के पास है, जो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी से रिलेटेड होता है, किसी पार्टी का वह भी एक सदस्य होता है। पहले तो यह भी था कि जो अध्यक्ष निर्णय ले लिया तो उस पर कहीं भी कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन 1992 में एक मामला आया कि होतो होलोहान बनाम जाचिल्लू मामला। यह भी बहुत फेमस मामला है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि होतो होलोहान बनाम जाचिल्लू मामला 1992 का जब सुनवाई हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि अब जो भी सदन का अध्यक्ष निर्णय लेगा तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उससे पहले यह भी नहीं था। उससे पहले क्या था कि अध्यक्ष ने जो निर्णय ले लिया वही फाइनल रहा। कई जानकारों का यह भी कहना है कि जो दल बदल कानून आया है वो जरा सा भी कारगर नहीं है। पहले खुदरा दल बदल होते थे, अब थोक में दल बदल होते हैं, क्योंकि पहले तो 1-2 छोड़ के चले जाते थे। अभी यहाँ पे रूल है कि जब 2/3 चला जाएगा तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो वो अपने साथ बहुत सारे साथियों को ले जाते हैं, वो पूरे गुट बना के तोड़ के दूसरे दल में शामिल होते हैं ताकि उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हो। छोटे आकार की विधानसभा में क्या होता है कि वो 2/3 आराम से हो जाएगा। मान लिया जाए कि टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या ही 50 है, उसमें किसी पार्टी का 30 है, तो आराम से 20 लोग आराम से मिल जाएंगे और किसी दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। असहमति और दल बदल में यह कानून फर्क नहीं कर पाता। अगर कोई विधायक है, अपना वो बात रखना चाह रहा है, तो उसको पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। पार्टी अगर गलत भी सोच रही है तो उसको उसी के साथ चलना पड़ेगा। अगर उसका अपना कोई असहमति है तो वह नहीं जता पाएगा, क्योंकि उस पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। साथ ही इसमें यह भी बोला गया कि मनोनीत सदस्य कोई भी पार्टी में शामिल होने की छूट है, 6 महीने तक वो कोई भी पार्टी में जा सकता है। लेकिन निर्दलीय सदस्य 6 महीने तक भी नहीं, वो कभी भी नहीं जा सकता। अगर निर्दलीय सदस्य का चुना गया है तो किसी पार्टी में शामिल होगा तो उस पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा, जबकि मनोनीत सदस्य को 6 महीने तक लागू नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें बदलाव की संभावना क्या क्या है। हम लोग अगर इसने आलोचना अगर कर रहे हैं तो यह भी बताना पड़ेगा कि जो आलोचना है तो इसका सुझाव क्या है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। तो कुछ जांच समितियों का मानना है कि इसमें जो अपवाद दिया गया है उसको हटा दिया जाना चाहिए। अपवाद पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अपवाद में यही था कि 2/3 मिलके किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इस अपवाद को भी हटा दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय इसमें पहले भी सुझाव दे चुका है कि दल बदल कानून के लिए जो निर्णय लेने के लिए एक खास संस्था का गठन होना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग एक संस्था है, वैसे किसी एक संस्था का गठन होना चाहिए जो दल बदल के संबंध में निर्णय ले सके। अध्यक्ष को इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी का सदस्य होता है और कहीं ना कहीं वो अपने दल के हित में काम कर सकता है। ब्रिटेन में तो ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ जो भी स्पीकर बनता है तो अपनी संबंधित दल
सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है, अपने जो भी सदस्यता है, अपना जो भी पार्टी है वो पार्टी को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर तो वैसी व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ भी वैसे कानून ला के किया जा सकता है। तो लोगों को मन में ऐसा रहेगा कि वो किसी पार्टी का अगर नहीं है तो किसी का भी पक्ष में निर्णय वह नहीं देगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि निर्णय लेने की शक्ति चुनाव आयोग को दे दिया जाए, या तो फिर चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति को दे दिया जाए। लेकिन इस प्रकार का निर्णय वही ले सकता है जो कानून का जानकार हो। कानून का जानकार चुनाव आयोग भी हो या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आलोचना अध्यक्ष पर भी होती है कि अध्यक्ष जो भी है वो भी कानून का जानकार हो, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। या तो फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर ऐसी व्यवस्था ही बनाए कि पार्टी के भीतर विवाद न हो, अपना जो भी मत है वह पार्टी के भीतर सदस्य कह सकें, खुली तौर पे कह सकें, उस पर छूट हो पार्टी की तरफ से। लेकिन हालांकि ऐसा संभव बहुत ही मुश्किल है, यह संभव है ही नहीं। तो आशा है कि पूरी तरह आप लोग दल बदल को, कानून को समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।